हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बहुत प्राइम टॉपिक है, बहुत ही मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है और हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। और इन सब की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सेज द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। या फिर इसकी और दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ आर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों डेफिनेशंस में, चाहे वो ये हो कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर, या ये वाली डेफिनेशन हो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों जगह हमने एक वर्ड नोटिस किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब करंट कब प्रोड्यूस होता है, या करंट कब कहते हैं, करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे तभी करंट प्रोड्यूस होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो इधर से उधर नहीं घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्स। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द, अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कैसे होंगे, या इलेक्ट्रिक चार्जेस किस वजह से फ्लो होंगे। अब हम ये देख लेते हैं ना, हमें नहीं, वी डोंट नो हाउ एंड व्हाई विल द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो एंड इन विच मैकेनिज्म, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे, ये हमें कुछ नहीं पता। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है। अब देख लेते हैं इसको। मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताना चाहूँगा, या फिर एक एग्जाम्पल की मदद से दिखाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं और कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे और कैसे फ्लो करेंगे। मैंने दो बीकर लिए, बीकर ए और बीकर बी, ठीक है। बीकर ए में मैंने पानी भरा H1 हाइट तक और बीकर बी में मैंने पानी भरा है H2 हाइट तक। मतलब दोनों की हाइट डिफरेंट है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि हाइट H1 जो है वो हाइट H2 से बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में डिफरेंट लेवल्स तक पानी भर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों बीकर्स को मैं एक ट्यूब से कनेक्ट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बीकर ए में से पानी बीकर बी में जाने लगता है, क्योंकि बीकर, ऑब्वियसली हमें ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप लोगों को ऑब्वियसली इसका रीज़न एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों जा रहा है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि अगर करेंगे, अगर हम इन दोनों बीकर्स को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पानी जाएगा, जहाँ हाइट ज़्यादा है वाटर की वहाँ से वहाँ जाएगा पानी, जहाँ हाइट है वाटर की काफ़ी कम, ठीक है। और ये इसका मतलब है, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इसका जो वाटर लेवल है वो कम होने लगेगा और इसका वाटर लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसका वाटर लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा और इस बीकर में जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। और ऐसा कब तक होगा? इस बीकर में से पानी इस बीकर में क्या हमेशा जाता ही रहेगा? नहीं, इस बीकर में से पानी इस बीकर में तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों बीकर्स में वाटर की हाइट सेम नहीं हो जाती। मतलब इस बीकर में जो हाइट है वो हाइट h हो जाए कम होके, और इस बीकर में जो हाइट है वाटर की वो h हो जाए बढ़ के। मतलब इसका वाटर लेवल डाउन जाता जाएगा और इसका वाटर लेवल अप होता जाएगा। और ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बीकर्स में वाटर की हाइट सेम नहीं हो जाती। और जब वाटर की हाइट दोनों बीकर्स में सेम हो जाएगी, जब वाटर की हाइट दोनों बीकर्स में सेम हो जाएगी, तो ये वाटर का जो फ्लो है ना, वो ये वाटर जो फ्लो हो रहा था बीकर ए से बीकर बी में, वो फ्लो होना रुक जाएगा। कब रुक जाएगा? जब बीकर ए में वाटर की हाइट बीकर बी में वाटर की हाइट के इक्वल हो जाएगी, तब फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर ए टू बीकर बी होना बंद हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जहां पे ऑलरेडी ये अगेन बीकर ए है और ये बीकर बी है। ये पहले मान लेते हैं ये अनकनेक्टेड है, मैंने सेपरेट रखा है, और यहाँ पे मैंने पानी भरा हाइट H तक और यहाँ पे भी मैंने पानी भरा हाइट H तक। मतलब दोनों बीकर्स में जो वाटर लेवल है वो दोनों बीकर्स का सेम है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं एक टनल से या एक पाइप से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? क्या वाटर
इस बीकर में से इस बीकर में फ्लो करेगा या वाटर इस बीकर में से इस बीकर में फ्लो करेगा? तो आप ऑब्वियसली आपको भी आंसर पता है कि अगर दोनों में से दोनों बीकर में वाटर की हाइट सेम होगी तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, आप करके भी देख सकते हैं, वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा, ना बीकर ए से बीकर बी में, ना बीकर बी से बीकर ए में। ठीक है, तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों समझाया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप ये समझ सकें कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म क्या है कि वो कैसे फ्लो करेगा। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा। मान लीजिए ये एक मेटल कंडक्टर है ए और ये दूसरा मेटल कंडक्टर है बी। अब मेटल कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है दैट इज हाई, मतलब अब ऐसे मान सकते हैं मेटल कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल, जो मेटल कंडक्टर ए का पोटेंशियल है दैट इज V1 और मेटल कंडक्टर बी का जो पोटेंशियल है दैट इज V2 एंड ये दिया हुआ है दैट V1 इज ग्रेटर दैन V2, मतलब मेटल कंडक्टर ए का पोटेंशियल ज़्यादा है मेटल कंडक्टर बी से। तो अगर हम इन दोनों मेटल कंडक्टर्स को मेटल वायर से जोड़ देंगे, मेटल वायर क्या होता है, मेटल वायर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को जो कि डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, क्योंकि V1 इज ग्रेटर, मतलब V1 दोनों डिफरेंट पोटेंशियल्स हुए ना, V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो जब इन दोनों मेटल कंडक्टर्स को हम लोग एक इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ देंगे तब क्या होने लग जाएगा, तब हम देखेंगे कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करने लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था चार्ज कहाँ से कहाँ, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, हाइट H1 से हाइट H2 तक, मतलब बीकर ए से बीकर बी तक। और हाइट H1 क्या थी, हाइट H1 वॉज ग्रेटर देन हाइट H2, मतलब ज़्यादा हाइट से कम हाइट तक फ्लो कर रहा था वाटर। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दोनों मेटल कंडक्टर्स के बीच में फ्लो करेगा। अब अगर ये जानना हो कि कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली हम इससे एग्जांपल ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। इसका मतलब है हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो V1 से V2 की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि V1 इज ग्रेटर दैन V2। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ प्लेस ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये फिर से है मेटल कंडक्टर ए और ये है मेटल कंडक्टर बी। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है, जो V1 है ना, जो V1 है दैट इज इक्वल टू V2। बिल्कुल कैसा केस है, ये बिल्कुल ऐसे ही तो केस है जहाँ पे दो वाटर कंटेनर्स हैं पर दोनों में वाटर की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों जो मेटल कंडक्टर बॉडीज़ हैं ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। जब हम इन दोनों मेटल बॉडीज़ को या दोनों मेटल कंडक्टर्स को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे वाटर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों में वाटर की हाइट बराबर थी, ऐसे ही जब यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल्स बराबर हैं, दोनों मेटल बॉडीज़ के पोटेंशियल्स बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। होप सो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अब इसी समझा मेरे जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसी को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, क्या, व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ये की पॉइंट है, आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल टिल दे बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई। जब दो चार्ज बॉडीज, मान लीजिए चार्ज बॉडी ए एंड चार्ज बॉडी बी, जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे हैं, V1 और V2 क्या है, डिफरेंट है, V1 इज हायर एंड V2 इज लोअर। जब ये मेटल वायर से कनेक्ट किए जाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये चार्ज डियर फ्रेंड्स या डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज हमेशा फ्लो नहीं करता रहेगा। ये चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, देखिए जैसे जैसे अब चार्ज ये देख लीजिए,
मान लीजिए V1 एंड V2, मान लीजिए V1 था हमारा, एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा। V1 है हमारा मान लीजिए 10 वोल्ट और V2 है हमारा 2 वोल्ट। जब हमने इन दोनों मेटल बॉडीज़ को किसी भी मेटल कंडक्टर वायर से कनेक्ट नहीं किया था, तब हमारा V1 था 10 वोल्ट पे और V2 था 2 वोल्ट पे। जैसे ही हमने इन्हें मेटल कंडक्टर वायर से जोड़ दिया, जैसे ही मैंने इसे मेटल कंडक्टर वायर से जोड़ दिया, वैसे ही क्या होने लगा, वैसे ही चार्ज फ्लो करने लगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो चार्ज फ्लो होने से कहाँ क्या होगा, चार्ज फ्लो होने से हल्के हल्के इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर बाद इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया, और मान लीजिए थोड़ी देर बाद इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, मान लीजिए 3 वोल्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद इसका पोटेंशियल घट के कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, और इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। तो जब दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसका भी पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा, जब दोनों के पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, है ना, जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तब इसमें से चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि करंट दो बॉडीज़ को कनेक्ट करके जो कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस पे हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे हैं, उन दो बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रिक करंट तभी तक फ्लो करता है जब तक उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार ये पोटेंशियल डिफरेंस उनका समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक बार उनका ये दोनों जो चार्ज बॉडीज़ हैं वो इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंच जाती हैं, तब उनका चार्ज, उनमें से चार्ज फ्लो होना या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए। दस इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट टू फ्लो इन द वायर। तो मेन चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का सबसे मेन कारण या फिर द ओनली रीज़न ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज between the two ends of metal conductor wire is potential difference between the two ends of the metal conductor wire। अगर इस metal conductor wire के दोनों ends पे potential difference नहीं होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का, 8 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये भी मेटल बॉडी 10 वोल्ट पे है और ये भी मेटल बॉडी 10 वोल्ट पे है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर, तो इन दोनों मेटल बॉडीज़ के पोटेंशियल्स में कोई अंतर है, नहीं है, दोनों मेटल बॉडीज़ सेम पोटेंशियल पे हैं। क्योंकि इनके बीच में, इन दोनों मेटल बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है उसी से हमारी इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन आती है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितनी तेज़ी से या पर यूनिट टाइम कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल वायर से क्रॉस कर रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट, किसी भी चीज़ का रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब है कि वो चीज़ कितनी जल्दी हो रही है या कितने टाइम में हो रही है। जहाँ पे भी अपॉन टाइम लग जाता है, जहाँ पे भी अपॉन टाइम लग जाता है, वहाँ पे हम किस चीज़ की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हमने क्लास 9th में स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड क्या थी, स्पीड थी, स्पीड वॉज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब है कि रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस, है ना। ऐसे ही करंट क्या है, या फिर करंट क्या है, चार्ज मूव्ड थ्रू अ मेटल कंडक्टर वायर, द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव थ्रू अ मेटल कंडक्टर ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चार्ज टू मूव, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को मेटल कंडक्टर वायर से मूव करने में कितना टाइम लगता है, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। या फिर इसे हम डेफिनेटली ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से या कितने टाइम में हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो फाइनली जो फॉर्मूला है वो आप, दिस इज़ नोट वर्दी, एंड आप ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है,
तो ये इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालने को कहा जाए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब ये देखते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड, ठीक है। जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में उस मेटल कंडक्टर वायर से फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पियर। यही हम यहाँ इस स्टेटमेंट की मदद से कहना चाह रहे हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर या फिर मेटल वायर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट तब फ्लो होगा जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो होगा। तो एम्पियर को जैसे हमने वोल्ट को लिखा था, वोल्ट वॉज जूल पर कूलम, तो एम्पियर की दूसरी यूनिट कैसे लिख सकते हैं? कूलम पर सेकंड, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर इज ऑल्सो रिटन एज कूलम पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर किस डिवाइस से करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो हम किसकी मदद से मेज़र कर रहे थे? हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहे थे वोल्ट मीटर की मदद से। पर अगर और वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस था और वो पैरेलल में लगाया जाता था। और पर हम जो ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसे कैसे मेज़र करते हैं हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट में या किसी भी रेजिस्टेंस के अलॉन्ग या रेजिस्टर के अलॉन्ग कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो एमीटर है वो किसी भी सर्किट में कैसे लगाया जाता है? सीरीज़ में लगाया जाता है, या आगे जाके पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सीरीज़ पैरेलल क्या होता है। तो एमीटर हम किस में लगाते हैं? सीरीज़ में लगाते हैं, जिसके अलॉन्ग या जिस मेटल वायर के अलॉन्ग हमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है, उसमें हम सीरीज़ में लगाते हैं एमीटर। और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करे। तो हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट हम किस डिवाइस की मदद से मेज़र करते हैं? एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट उसके थ्रू जाए ताकि वो एक्यूरेट करंट की रीडिंग मेज़र कर सके। और वो कैसे लगाया जाता है? वो सीरीज़ में लगाया जाता है। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको मुझे बहुत कुछ बताना है, वो कैसे फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। बहुत चीज़ें बतानी है, बट वो सब मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो डाउट को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।